चलो शुरू करें। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब? बिजनेस लॉज में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट नंबर 9 में क्या पढ़ रहे थे अपन? एजेंसी में सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट देखा था अपन ने, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट भी देखा था। नाउ राइट्स ऑफ एन एजेंट, एक एजेंट जो है उसके क्या क्या अधिकार है, क्या क्या राइट्स है, वो अपने को देखने हैं। सबसे पहला राइट ऑफ एन एजेंट, राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। देखो, एक एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो भी पैसे प्रिंसिपल के लिए मिले हैं वो पैसे उसको प्रिंसिपल तक पहुंचा दे, राइट? बट वो पैसों में से वो क्या कर सकता है, कुछ अमाउंट अपने पास में रख सकता है। कौन सा अमाउंट रख सकता है? द अमाउंट और मनीज ड्यू टू हिमसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस मेड। अगर एजेंट ने प्रिंसिपल का बिजनेस कंडक्ट करते टाइम पर कहीं पर किसी को कोई एडवांस दिया होगा, कुछ पैसे दिए होंगे प्रिंसिपल के बिहाफ पर, तो वो पैसा वो उसमें से रिटेन करके रख सकता है। अगर कोई एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर हुए होंगे, प्रॉपरली इनकर मतलब लीगली वैलिडली उसने कोई एक्सपेंस किए होंगे फॉर बिजनेस, तो उसके लिए भी उसमें से वो पैसा अपने पास रख सकता है। और सच रेम्यूनरेशन एज में बी पेबल, ऑब्वियसली एजेंट जो काम कर रहा है वो फुकट में तो कर नहीं रहा होगा, उसको कुछ रेम्यूनरेशन ड्यू रहेगा, राइट? तो वो रेम्यूनरेशन का भी अमाउंट उसके पास में वो रख सकता है। दिस सेक्शन एम्पावर्स एजेंट टू रिटेन सम्स रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर द फॉलोइंग पेमेंट्स, ये तीन के लिए। The right can be exercised on any sums received on account of principal in the business of agency. अगर फॉर एग्जाम्पल एजेंट प्रिंसिपल का बिजनेस करते टाइम पर एजेंट ने किसी को एडवांस दिया था 10,000 का, कुछ एक्सपेंसेस किए थे 5,000 के, और इसका जो कमीशन बनता था प्रिंसिपल का बिजनेस करने के लिए, कमीशन था 15,000 का। अब एजेंट को मिस्टर सी से कुछ पेमेंट आया फॉर प्रिंसिपल, तो वो पेमेंट आया कितने का? 1 लाख का। 1 लाख एजेंट ने प्रिंसिपल को दे देना चाहिए, बट वो 1 लाख में से ये 10,000, 5,000 प्लस 15,000 अपने पास में रख सकता है, रिटेन करके रख सकता है, ठीक है? दैट इज अपने लिए निकाल सकता है। दूसरा क्या बोला अपन ने, एजेंट फुकट में काम करता है क्या? नहीं, ऑब्वियसली कुछ पैसों के लिए करेगा, उसका राइट है टू गेट द रेम्यूनरेशन। एजेंट इन द नॉर्मल कोर्स इज एंटाइटल्ड फॉर रेम्यूनरेशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से उसको रेम्यूनरेशन ड्यू रहेगा। अगर कोई अग्रीड अमाउंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक अग्रीड, देखो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, क्या जनरली सैलरी वगैरह नहीं रहती है, इट्स लाइक कि आपने कितना बिजनेस किया उसके बेसिस पर कमीशन वगैरह पे किया जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट अग्रीड नहीं है तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर यूजुअल रेम्यूनरेशन विच इज कस्टमरी इन द बिजनेस। उस बिजनेस में नॉर्मल जो पद्धत चलते आ रही है उस पद्धत के हिसाब से जो सब लोग देते हैं वैसा ही उसको रेम्यूनरेशन के लिए वो ड्यू रहेगा। पर एजेंट रेम्यूनरेशन मांग सकता है, पर अगर उसने कोई मिसकंडक्ट किया, कोई बिजनेस प्रॉपरली नहीं किया, उसके रिलेशन में वो रेम्यूनरेशन नहीं मांग सकता। एजेंट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ बिजनेस। जैसे ए ने बी को बोला कि तू सी से है ना, ए जो है प्रिंसिपल था, ये एजेंट था। ए ने, प्रिंसिपल ने बी को बोला कि सी से 1 लाख रुपए मेरे को लेना है, वो तू ले ले, रिकवर कर ले। एक तो ये काम कर, दूसरा ये 1 लाख रुपए को एक्स सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दे। कुछ शेयर वगैरह उसने बोले थे सिक्योरिटीज, उसमें इन्वेस्ट कर दे 1 लाख को। ए ने क्या किया, 1 लाख रुपए रिकवर तो कर लिया बरोबर, इन्वेस्ट करते टाइम पर उसने सिर्फ 90,000 रुपए एक्स सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। 10,000 रुपए का क्या किया उसने, वाई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया। बी को लगा कि भाई वाई सिक्योरिटीज में ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, ज्यादा पैसा बन सकता है, अपन इसमें वाई वाले इसमें इन्वेस्ट कर देते। प्रिंसिपल ने क्या बोला था उसको, एक्स में करने के लिए। इसने यहां पर अब बी को जो रेम्यूनरेशन ड्यू रहेगा
वो काय के लिए मांग सकता है? एक तो 1 लाख के लिए मांग सकता है जो रिकवर किया, और ये इन्वेस्टमेंट पर अगर उसका कुछ कमीशन बनता है तो कितने की इन्वेस्टमेंट पर वो सिर्फ मांग सकता है? 90,000 की। 10,000 की इन्वेस्टमेंट पर वो कमीशन नहीं मांग सकता, क्योंकि उसने 10,000 का बिजनेस जो किया है, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो किया है, वो प्रॉपरली नहीं किया है, प्रिंसिपल के बोलने के हिसाब से नहीं किया है। समझा क्या? अच्छा, ये यहां पर अगर 10,000 जो इसने बी ने इन्वेस्ट किया वाई वाले इसमें, समझो वाई वाली कंपनी डूब गई, लॉस हो गए पूरे 10,000, फिर ये 10,000 का कौन क्या होगा, कौन बियर करेगा लॉस? एजेंट ही बियर करेगा। डजेंट मैटर, उसने यहां पर करने बोला था ना, उसको कमीशन सिर्फ इसके लिए ही मिलेगा। एग्जाम्पल 33 एक बार क्विकली पढ़ेंगे, वही एग्जाम्पल है वो। ठीक, एग्जाम्पल 34 वो भी वही बोलता है, ए ने बी को बोला कि सी से 1 लाख रुपए रिकवर कर, बट बी ने क्या किया, कुछ मिसकंडक्ट किया, कुछ देरी की, कुछ डिले किया, जिसके वजह से वो पैसा रिकवर ही नहीं हुआ। यहां पर ऑब्वियसली बी को उसके लिए कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। ऑल्सो जो लॉस हुआ है ए को बिकॉज ऑफ बी के गलती की वजह से, वो भी उसने मेक गुड करना पड़ेगा, दैट इज एजेंट ने भर करके देना पड़ेगा। एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, एजेंट क्या कर सकता है, प्रिंसिपल के प्रॉपर्टी पर लीन रख सकता है, काय के लिए? इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, एजेंट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स, पेपर्स, अदर प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल दोनों भी, received by him until the amount due for commission, disbursement and services has been paid or accounted for him। जब तक प्रिंसिपल एजेंट को उसका ड्यू अमाउंट फॉर रेम्यूनरेशन, कमीशन, जो ये सब जो भी उसके सर्विसेज के लिए अमाउंट ड्यू है वो पे नहीं करता, तो क्या रहता है, एजेंट के पास में राइट रहता है कि वो प्रिंसिपल की कोई भी प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट, पेपर को अपने लीन में रख सकता है। प्रिंसिपल बोलता मैं तेरे को पैसे नहीं देता, एजेंट बोल सकता है मैं तेरे को तेरे डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, गुड्स जो है वो नहीं देता। पर इसके लिए क्या जरूरी है, एजेंट शुड बी लॉफुली एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द प्रिंसिपल। कुछ भी कमीशन बोलो, डिसबर्समेंट, सर्विसेज जो भी उसने दी है, उसके लिए सही में कुछ तो भी अमाउंट ड्यू रहना चाहिए एजेंट को फ्रॉम द प्रिंसिपल। दूसरा, एक बात बताओ, अपन लीन कौन सी गुड्स पर रख सकते हैं? जो अपने पास में है, राइट, जो अपने पास में नहीं है उस पर लीन रख सकते हैं क्या? नहीं। यहां पर भी वही बोल रहे हैं वो कि प्रॉपर्टी शुड बिलोंग टू द प्रिंसिपल, वो एक्चुअली प्रॉपर्टी रहनी चाहिए प्रिंसिपल की, एंड रिसीव्ड बाय द एजेंट इन हिज कैपेसिटी एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी ड्यूटीज एज एन एजेंट। एजेंट के पास में प्रिंसिपल की वो जो प्रॉपर्टी, पेपर, डॉक्यूमेंट जो भी आए हैं वो इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस में आए हैं। अगर प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को मैं देखो पैसे नहीं देता, एजेंट ने क्या किया, एजेंट के पास में कोई प्रॉपर्टी, पेपर्स वगैरह अभी थे नहीं प्रिंसिपल के, वो गया यहां पर प्रिंसिपल के यहां पर जोर जबरदस्ती से इसकी कोई प्रॉपर्टी उठा करके लेकर आ गया, ले जाइए अब नहीं देता मैं। क्या एजेंट इस पे लीन रख सकता है? नहीं रख सकता, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी उसके पास में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आई है। Property should be received by the agent in his capacity and during the course as ordinary duties as an agent।
अगर एजेंट ने पोजीशन लिया है बाय अनलॉफुल मीन, जबरदस्ती से, जोर जबरदस्ती से वो कोई प्रॉपर्टी उसकी उठा के लाया है, तो ही कैन नॉट एक्सरसाइज दैट पर्टिकुलर लीन। एजेंट का ये जो राइट है लीन का, वो कब चला जाएगा? व्हेन द पोजीशन इज लॉस्ट। अगर एजेंट के पास में पोजीशन चला गया तो ऑब्वियसली वो लीन भी नहीं रख सकता। दूसरा, व्हेन एजेंट वेव्स हिज राइट, अगर एजेंट खुद से वो राइट छोड़ देता है कि भैया मैं लीन नहीं रखूंगा, ऐसा वो राइट वेव कर देता है खुद का। वेवर में अराइज आउट ऑफ अग्रीमेंट, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। और तीसरा, एजेंट्स लीन इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। मतलब क्या बोल रहे हैं? एजेंट्स लीन इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी मतलब क्या? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। अरे सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी कितने बार आया अपने को, क्या है मतलब वो? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कुछ और लिखा हुआ है तो वैसा, अदरवाइज अदरवाइज वो एजेंट जो है वो लीन रख सकता है। एजेंट्स लीन इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम लीन नहीं रख सकते तो वो नहीं रख सकते। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, ये सबको समझ में आया क्या? क्या वर्ड है ये, क्या टर्मिनोलॉजी है? अपनी रोज क्लास 2 बजे रहेगी, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी या सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन टू द कॉन्ट्ररी। मतलब रोज अपनी क्लास 2 बजे रहेगी। अगर मैंने और कुछ बोला या कम्युनिकेट किया तो फिर उसके हिसाब से, अदरवाइज इट विल बी 2 बजे। दैट इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। फोर्थ, राइट टू इंडेमनिटी। इसमें 2-3 पॉइंट्स है। एजेंट के राइट्स पढ़ रहे हैं अपन। पहला है राइट ऑफ इंडेमनिटी में राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट्स। देखो, प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनिफाई एजेंट अगेन ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट्स डन इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज अथॉरिटी। एजेंट ने प्रिंसिपल के बोलने के हिसाब से अपने नॉर्मल बिजनेस में कुछ तो भी एक्ट्स किया, लॉफुल चीज किया, जिसके वजह से एजेंट को नुकसान हो गया बेचारे को, तो प्रिंसिपल ने एजेंट को वो नुकसान भर करके देना पड़ेगा। जैसे प्रिंसिपल ने बोला था एजेंट को कि भाई तू एक काम कर, तू लोगों से, थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर गुड्स बेचने का। मतलब अपन लोग उनको गुड्स बेचेंगे, तू थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर, मैं ये गुड्स तेको बेचूंगा, तूने अभी कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मैं थोड़े दिन बाद तेको ये गुड्स भेज दूंगा, तूने वो गुड्स उनको दे देना। ठीक, एजेंट ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सी डी ई एफ सबसे। अब जिस दिन प्रिंसिपल ने भेजना था एजेंट को, प्रिंसिपल बोला नहीं नहीं, मेरे पास तो गुड्स है ही नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। एजेंट ने तो इन लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। इन लोगों ने बेचारे एजेंट पर केस कर दिया, भाई तूने हमारे साथ में झूठा कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, कैसे किया, अब हमको डैमेजेस दे। एजेंट ने यहां पर, एजेंट को बेसिकली जो भी लॉस हुआ है वो प्रिंसिपल ने भर करके देना पड़ेगा। समझा क्या? एग्जाम्पल 35, ए रिसाइडिंग इन दिल्ली अपॉइंट्स बी as an agent to sell his merchandise. B contracts to deliver merchandise to various parties, but A fails to send the merchandise, that is goods, to B, and B, इसके वजह से B faces litigation. Here A is bound to protect B from all litigations and cost expenses arising out of that. litigation मतलब केस। दूसरा पॉइंट भी सिमिलर है।
राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट्स डन इन गुड फेथ। एजेंट ने गुड फेथ में सादे मन से अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाते हुए कोई काम किया है, ठीक है, एंड उसमें उसको कुछ लॉस होता है, उसमें उसको कुछ लॉस होता है बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल, तो वहां पर प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनिफाई द एजेंट। वेर एन एजेंट एक्ट्स इन गुड फेथ ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंसिपल, एजेंट इज एंटाइटल्ड फॉर इंडेमनिफिकेशन ऑफ एनी लॉस और डैमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल। जैसा प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को ये ले गुड्स और ये बेच दे मेरे लिए, एजेंट ने अपना सीधा सीधा उसको लगा बरोबर, पी ने अपने को गुड्स दिया है, अपन एजेंट है, उसने बेच दिए गुड्स डी को। बाद में पता चला ये जो गुड्स थे वो प्रिंसिपल के थे ही नहीं, प्रिंसिपल कहीं से चोर के लाया था, ये लाया था ई से चोर कर। ई को ये ध्यान में आया, ई ने देखा एजेंट ने मेरे गुड्स डी को भेजा, ई ने एजेंट पर केस कर दिया बेचारे पर। अभी एजेंट को जो भी नुकसान हुआ वो कौन भर करके देगा? प्रिंसिपल, ठीक। Where P appoints A as his agent to sell certain goods, turned out those goods were not belonging to the principal. Third party sue A, जिसके वो गुड्स थे उसने sue कर दिया A को। A is entitled for reimbursement indemnification for such acts. काइंड ऑफ सिमिलर लाइंस पर ही है, बट वो वर्ड्स एक्ट्स डन इन गुड फेथ और ऊपर लॉफुल एक्ट्स। लॉफुल एक्ट्स मतलब विद इन द ऑथोरिटी अपने उसने कुछ काम किया, तो वो नीचे भी प्रिंसिपल के बोलने के हिसाब से उसने बरोबर किया, बट प्रिंसिपल ने कुछ तो भी गड़बड़ किया, वहां पर गफला किया। दैट इज स्पेसिफिक एग्जांपल्स कवर्ड। थर्ड वाला पॉइंट, उसके ऊपर का जो पैराग्राफ है ना, वो पैराग्राफ ये वाला, ये एक्चुअली यहां पे नीचे ही आना चाहिए। नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू क्रिमिनल एक्ट। ए ने अपने एजेंट को बी को बोला कि क्या कर, जा जाकर के सी को पीट करा, ठीक है, मेरे लिए सी को मार के आ। बी बोला वो मेरे पे केस वेस कर देगा, मेरे को नुकसान होगा। बोले वो नुकसान मैं तेरे को भर करके दे दूंगा, राइट। बी जाकर के मार करके आ गया सी को, सी ने केस कर दिया बी पर, बी को पुलिस पकड़ के ले गई। बी बोला ए को मालिक बचाओ मालिक बचाओ, ए बोला क्या बी को, मैं तेरे को जानता नहीं। क्या बी ए से कुछ क्लेम कर सकता है क्या यहां पर? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक्ट्स इटसेल्फ इलीगल है। उसको तो सर ए ने बोला था, ए के बोलने के हिसाब से वो काम कर रहा था। अरे तो उसको दिमाग नहीं है क्या इलीगल एक्ट्स नहीं करना करके? ऐसा तो कोई भी उसको कुछ भी करने बोलेगा। इलीगल एक्ट्स में एजेंसी अप्लाई नहीं होती। एजेंट कैन नॉट क्लेम एनी रीइंबर्समेंट इंडेमनिफिकेशन फॉर एनी लॉस arising out of acts done in violation of any penal laws of country. जब एक पर्सन एम्प्लॉय करता है अनदर को, दूसरे को, टू डू एन एक्ट विच इज क्रिमिनल, एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू द एजेंट। भले ही ए ने इसको लिख करके दिया होगा, ए ने क्या किया, बी को लिख करके प्रॉमिस किया राइटिंग में कि जा भाई तू सी को मार के आ, तेरे को कुछ भी नुकसान होता है, उसने केस वेस किया उससे, तो मैं तेरे को नुकसान भरपाई दूंगा। फिर भी बी जो है वो ए से ये अमाउंट क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्ट इटसेल्फ क्या है, क्रिमिनल है, इलीगल है। एग्जाम्पल 37 क्विकली पढ़ेंगे सब।
एग्जाम्पल 38 भी वही बोलता है। बी का न्यूज़पेपर था, ए ने उसको क्या बोला, तू मेरे लिए एक आर्टिकल छाप दे। किसके अगेंस्ट? सी के अगेंस्ट। सी को डिफेम करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए एक लाइबल मतलब झूठा डिफेमेटरी स्टेटमेंट ये तेरे पेपर में छाप दे। ऐसा किसने बोला? ए ने बी को बोला। काइंड ऑफ ए इज द प्रिंसिपल, बी इज द एजेंट। बी ने बोला सी ने मेरे पे केस कर दिया, तो बोले वो मैं देख लूंगा, तेरे को नुकसान भरपाई दे दूंगा। बी ने छाप दिया ये। कैसे? ऐसा अब किसी के अगेंस्ट कोई भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट छापना क्या ये लीगल है? नहीं। यहां पर कुछ भी बी को नुकसान होता है वो ए से क्लेम नहीं कर सकता। ए इज नॉट लायबल टू इंडेमनिफाई बी। B, proprietor of newspaper, publishes at A's request libel upon C. A agrees to indemnify B against the consequences, all cost and damages. B is sued by C and has to pay damages and also incur expenses. A is not liable to indemnify B. Last point of the right of agent, right to compensation for injury caused by principal's neglect. प्रिंसिपल के कोई गलती के वजह से, निग्लेक्ट के वजह से, कुछ स्किलफुली काम नहीं करने के वजह से अगर एजेंट को कुछ नुकसान होता है, इंजरी होती है, तो वहां पर प्रिंसिपल ने एजेंट को वो नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी। प्रिंसिपल मस्ट कॉम्पेंसेट हिज एजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजुरी कॉज्ड टू सच एजेंट ड्यू टू प्रिंसिपल्स निग्लेक्ट और वांट ऑफ स्किल। प्रिंसिपल owes to his agent duty of care and not to expose him to unreasonable risk. अपने एजेंट को अच्छे से, प्यार से, ध्यान से रखे, वो केयरफुली रखे, उसको अननेसेसरी रिस्क में ना डाले, ये प्रिंसिपल की ड्यूटी रहती है। ए ने बी को एम्प्लॉय किया, काहे के लिए? घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए ईंट लगाना था, ठीक है। अब ईंट लगाने के लिए नहीं, क्या पहले एक स्कैफोल्डिंग लगाई जाती है। स्कैफोल्डिंग मतलब वो लकड़ी और बांस का ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपने देखा होगा, राइट। घर बनाने के पहले बाहर उस पर चढ़ करके बनाते हैं। बी ने क्या बोला ए को? बोले सर ये स्कैफोल्डिंग मेरे को लगाते आती नहीं, आप किसी से पर्सन से लगवा दो, जो इसका स्पेशलिस्ट है उसको बुला के लगवा दो, मैं ब्रिक्स आपकी लगा देता। ए ने सोचा ये लकड़ी लगाने के लिए काय को खर्चा करना है, मैं खुद ही ये लकड़ी लगा देता। आता नहीं था उसको, बट उसने ऐसी लकड़ी लगा दिया। जैसे ही बी यहां तक बीच में चढ़ा, बी और लकड़ी दोनों भी नीचे आ गए। बी को लग गई बेचारे को। इसको जो भी इंजरी हुई वो कौन भर करके देगा? प्रिंसिपल। क्योंकि प्रिंसिपल के निग्लेक्ट की वजह से यहां पर बी को लॉस हुआ है। एग्जाम्पल 39। ठीक। प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। वापस बेसिक्स। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट कर थर्ड पार्टी से। कर कौन रहा है एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट? एजेंट कर रहा है थर्ड पार्टीज के साथ में, बट हो किसके बीच में रहा है? प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज के बीच में। एक्चुअल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में एस्टेब्लिश हो रहा है? प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो रहा है, बीच में एजेंट कुछ कर सकता क्या? नहीं। एजेंट ना तो प्रिंसिपल को स्यू कर सकता, ना ही थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता, वो किसी को कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही एजेंट की कोई लायबिलिटी आएगी यहां पर। वो इन दोनों के बीच का आपस का मैटर है।
principal would be liable to the third parties, right? Agent does all acts on behalf of principal, incurs no personal liability. Liability is of principal unless contract to contrary. There is no privity of contract and consideration between agent and third party. Agent also cannot personally enforce the contract. ना तो एजेंट स्यू कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में, ना ही कुछ कर सकता. मेन कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में रहता है. अब प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई भी एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल लायबल रहेगा थर्ड पार्टीज को. वो लाइबिलिटीज कैसी कैसी अलग अलग केसेस में क्या क्या रहेगी वो अपन देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ एजेंट. प्रिंसिपल लाइबल फॉर एक्ट्स ऑफ एजेंट विच आर विद इन द स्कोप ऑफ हिज ऑथोरिटी. नॉर्मली जो अपन ने ये पढ़ा वही पॉइंट बोल रहे हैं. एजेंट ने नॉर्मली ट्रांजैक्शन किया है अपने प्रिंसिपल के लिए थर्ड पार्टीज के साथ में, तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में हो रहा है? प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में. ये थर्ड पार्टी का लेना देना डायरेक्टली प्रिंसिपल से रहेगा, एजेंट से उसका कुछ लेना देना नहीं है. अभी सोच करके एक बात बताना, एग्जाम्पल देख करके. ए ने बी से गुड्स खरीदे, ठीक है. एक्चुअली पहले ए ने बी से पैसे लेने थे कुछ तो भी 10,000 रुपए, ठीक है. ए ने अभी क्या किया? बी से गुड्स खरीदे. कितने के गुड्स खरीदे? 20,000 रुपए के. अब ए को है ना ये पता था कि बी जो है वो एजेंट है, ये उसको पता था. उसको ये नहीं पता था कि प्रिंसिपल कौन है. प्रिंसिपल था लेट से एक्स, ठीक है. एक्स प्रिंसिपल था, बी उसके लिए काम कर रहा था. उसने ए को गुड्स बेचा. ए ने जो 10,000 लेने थे वो किससे लेने थे? बी से लेने थे. ए ने बी से गुड्स खरीदे प्रिंसिपल के. अब ए ने यहां पर क्या सोचा? जब ये बी पैसे मांगने आएगा तो मैं उसको कितने पैसे दूंगा? 10,000 रुपए. देने 20,000 है बट पहले के 10,000 भी बाकी है ना, वो 10,000 में सेट ऑफ कर लूंगा. क्या ए ये 10,000 रुपए सेट ऑफ कर सकता है? क्या लगता है? लेट से, और सिंपल करते इसको, लेट से यहां पर पैसे मांगने डायरेक्टली एक्स आया. हाँ, एक्स ने बोला ला भैया मैंने गुड्स बेचे थे मेरे एजेंट के थ्रू, 20,000 रुपए दे दे. ए क्या बोला है एक्स को? अरे मेरे को पहले ही बी को मैंने बी से 10,000 रुपए लेने थे, मैं अब सेट ऑफ करके आपको 10,000 रुपए दूंगा. क्या लगता है, क्या वो ऐसा बोल सकता है क्या एक्स को? वो ऐसा एक्स को नहीं बोल सकता, क्योंकि ये ए और बी का आपस का जो मामला है वो अलग है. यहां पर ये गुड्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक्स और ए के बीच में. इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में वो इसकी डेट सेट ऑफ नहीं कर सकता. समझा क्या एग्जाम्पल सबको? A buys goods from B knowing that he is agent but not knowing who is the principal. B's principal is the person entitled to claim from A the price, and A cannot set off against that claim a debt due to himself from B. एक और, एक एजेंट था बी का, मिस्टर ए एजेंट. बी ने एजेंट को अथॉरिटी दी थी कि भैया एक काम कर, तू सी से मेरे को पैसे लेना है, वो तू सी से ले ले, ठीक है. सी से पैसे किसको लेना था? बी को. कलेक्ट करना था बेसिकली, वो तू मेरी जगह तू कलेक्ट कर ले. एजेंट ने कलेक्ट कर लिया. एजेंट ने सी से पैसे ले लिया. अब बाद में बी वापस गया सी के पास में.
बोले ला पैसे। सी बोला पैसे तो मैंने तुम्हारे एजेंट को दे दिए। बी क्या बोला, वो पैसे तूने एजेंट को दिए, मेरे को नहीं दिए, मेरी डेट तो अभी भी ड्यू है। क्या बी ऐसा बोलना, बी का ऐसा बोलना सही है क्या? नहीं है। यहां पर एजेंट को दिया, इसका मतलब उसने प्रिंसिपल को ही दिया है। प्रिंसिपल की डेट उसके लिए डिस्चार्ज हो गई है। A being B's agent with authority to receive money receives from C a sum of money due to B. C is discharged of his obligation. C की यहां पर लाइबिलिटी खत्म, उसने एजेंट को दिया, इट इज एज गुड एज बी को दे दिया। नाउ देखो, आइडियली तो एजेंट ने कुछ भी किया तो प्रिंसिपल लाइबल रहेगा थर्ड पार्टीज को। बट अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के बिना कुछ तो भी कर दिया या अपनी अथॉरिटी से ज्यादा कुछ तो भी कर दिया, तो क्या प्रिंसिपल लाइबल रहना चाहिए क्या? ऐसे तो मेरे तो कोई भी कुछ भी कर देगा और बोलेगा प्रिंसिपल लाइबल, ऐसा नहीं रहेगा। प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी व्हेन एजेंट एक्सीड्स द अथॉरिटी, इस केस में क्या होगा? When an agent does more than he is authorized, देखो ए ने बी को कुछ अथॉरिटी दे के रखी थी और बी ने उस अथॉरिटी से कुछ तो भी ज्यादा कर दिया, ठीक है। एंड बी ने जो ज्यादा का काम किया ना, इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द पार्ट विच इज बियॉन्ड हिज अथॉरिटी। ए ने बी को कुछ अथॉरिटी दिया था, बी ने उससे कुछ ज्यादा कर दिया, और ज्यादा का काम जो किया है वो सेपरेट अलग से किया जा सकता है, और जो अथॉरिटी वाला है उसको सेपरेटली बताया जा सकता है। इस केस में सो मच ओनली व्हाट ही डज विद इन हिज अथॉरिटी इज बाइंडिंग बिटवीन हिम एंड प्रिंसिपल। जितना पार्ट अथॉरिटी में है ना, वही बाइंडिंग रहेगा प्रिंसिपल पर, उससे ज्यादा वाला पार्ट उस पर बाइंडिंग नहीं रहेगा। और अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो पूरा ट्रांजैक्शन ही प्रिंसिपल पर बाइंडिंग नहीं रहेगा। एग्जाम्पल समझते हैं अपन दोनों का, सेपरेबल इनसेपरेबल का। बी ने अपने एजेंट को बोला, क्या बोला अपने एजेंट को? मेरी एक शिप है, ठीक है, उसका इंश्योरेंस ले ले। उसका क्या कर ले? इंश्योरेंस ले ले। एजेंट हुशार ने ये इंश्योरेंस ले लिया 4 लाख का, जैसा बी ने बोला था। अब ये 4 लाख के इंश्योरेंस के लिए जैसा बोला था वैसा कर लिया उसने। ये इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन भरेगा? प्रिंसिपल भरेगा, बी भरेगा। एजेंट ने, होशियार ने, ये इसके साथ साथ इसके अंदर जो कार्गो था, जो गुड्स थे, उसका भी एडिशनल 4 लाख का इंश्योरेंस ले लिया। क्या उसको अथॉरिटी थी क्या गुड्स का इंश्योरेंस लेने की? नहीं। अब इस केस में बी के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन बाइंडिंग है? सिर्फ शिप के इंश्योरेंस का। गुड्स का इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन भरेगा? वो एजेंट भरेगा, ठीक। दूसरा ट्रांजैक्शन, यहां पर ये पार्ट सेपरेबल थे। ए ने बी को बोला था, अपने एजेंट को, तू मेरे लिए चेक इशू कर दे, चेक बना करके दे दे 5,000 का मिस्टर सी को। बी ने ये चेक बना करके दे दिया 15,000 का। अब चेक को ऐसा फाड़ करके दे सकते हैं क्या? नहीं। यहां पर पूरा चेक ही ए पर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि बी को अथॉरिटी कितने तक की थी? 5,000 तक की। उसने दिया कितना? 15,000। एग्जाम्पल 42, वही कार्गो वाला है, एक बार क्विकली देखो।
ओके दूसरा वाला वही वाला केस, प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एक्सेस authority is not separable. When agent does more than he is authorized, authority cannot be separated from what is within it. Principal is not bound to recognize the transaction. A ने B को बोला था कि 500 शीप्स खरीद ले, मेंढी, राइट? B ने 500 शिप्स एंड 200 लैम्ब्स ये भी खरीद लिए, और ये दोनों मिला करके एक ही ट्रांजैक्शन में खरीदे 6 लाख में. दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता. इस केस में प्रिंसिपल पूरे ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता है. दैट इज पूरा एजेंट ही थर्ड पार्टी को लायबल रहेगा. एग्जाम्पल 44, वो चेक का एग्जाम्पल जो देखा अपन ने वही वाला है. पर एक एक्सेप्शन इसमें क्या है, लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीव दैट एजेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्ट्स वेयर ऑथोराइज्ड. बताओ बोला क्या पढ़ के लग रहा, कुछ ध्यान में आ रहा, क्या पढ़ा हुआ है अपन ने? अगर प्रिंसिपल ने अपने कंडक्ट से ऐसा बताया है थर्ड पार्टी को कि एजेंट इज ऑथोराइज्ड, तो बाद में वो मना नहीं कर सकता. एजेंसी बाय एस्टॉपल, implied agency. When an agent has without authority done acts to the third person, the principal is bound by such acts or obligation if he has by his words and conduct induced such third person to believe that acts and obligations were within the scope of agent's authority. ए ने बी को गुड्स भेजा, बोले ये गुड्स 10,000 के नीचे नहीं बेचना. अब सी को बी ने बेच दिया 5,000 में, राइट? क्या यहां पर एजेंट प्रिंसिपल जो है वो ये ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता है, दैट इज एजेंट को लायबल कर सकता है? नहीं. क्यों? वो अभी भी थर्ड पार्टी को लायबल रहेगा, क्योंकि यहां पर उसने जब ये गुड्स भेजा उसने ऐसा बताया है कि बी के पास में ऑथोरिटी है टू सेल. अब ये अमाउंट कितने में बोला है, ये सी को कैसे पता चलेगा? ए इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. ए को वो गुड्स बेचना ही पड़ेगा, ए मना नहीं कर सकता. ए कंसाइंस गुड्स टू बी फॉर सेल and gives instruction not to sell under fixed price. C, being ignorant of B's transactions, enters into contract with B to buy the goods at price lower than the reserve price. A is bound by the contract. फोर्टी 46 वाला एग्जाम्पल वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का है, उसको इग्नोर कर सकते हो आप, या फिर चेक के जैसा एक बार समझो. ए ने बी को कुछ चेक दिए थे, ब्लैंक चेक, थर्ड पार्टीज को देने के लिए, ठीक है? और बोला था जब तक मैं ना बोलूं तब तक चेक देना मत किसी को. पर बी ने बोलने के पहले ही सी को चेक दे दिया. अब ए ने बी को चेक दिया, इसका मतलब उसने ये बताया कि चेक देने की अथॉरिटी है बी के पास में. यहां पर ये चेक जो इशू किया हुआ है वो वैलिड रहेगा, सी ए से क्लेम कर सकता है. ठीक. थर्ड पॉइंट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट. ये पॉइंट क्या बोलता है? सिंपली आपने एजेंट को अगर कुछ नोटिस दी है, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, कुछ बात बताई है, इट इज एज गुड एज आपने प्रिंसिपल को भी बताई है. एजेंट कौन है? प्रिंसिपल का ही तो एजेंट है ना. एजेंट को बताया मतलब प्रिंसिपल को बताया. ठीक. एनी नोटिस गिवन टू और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय एजेंट provided it is given or obtained in course of business transacted for the principal shall have the same legal consequence as if it had been given to or obtained by the principal. एजेंट को कोई इंफॉर्मेशन दी है,
कुछ दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ भी दिया है, तो इट इज एज गुड एज प्रिंसिपल को वो दिया है। ये उसका सेंट्रल पॉइंट है। एग्जाम्पल जो है उनका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है उन्होंने, एक बार पहले आप लोग पढ़ो फिर मैं बताता हूं उसको। पढ़ेगा? देखो, ए इज एम्प्लॉयड बाय बी। ए कौन है? एजेंट। बी ने उसको क्या बोला कि एक काम कर, बाय फ्रॉम सी सर्टन गुड्स ऑफ विच सी इज अपेरेंट ओनर। बी ने ए को क्या बोला? सी से कुछ गुड्स खरीद ले मेरे लिए। ठीक है, मतलब बी ने पेमेंट करना पड़ेगा सी को, राइट? से फॉर एग्जाम्पल 10,000 के गुड्स थे वो। अब बी ने क्या सोचा, 10,000 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। सी से बी ने पहले से ही 10,000 रुपए लेने के थे। ठीक, बी ने सोचा जब सी पैसा मांगने आएगा तो मैं उसको बोल दूंगा कि जो पहले के 10,000 बाकी है उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर ले। समझ में आ रहा है कंडीशन? बी ने एजेंट को बोला कि भाई सी से मेरे लिए गुड्स खरीद ले, पहले से डेट ड्यू थी एक बी को सी से, तो 10,000। बी का ऐसी इच्छा थी मन में कि अपन सी जब पैसे मांगने आएगा उसको उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर लेंगे। अब एक्चुअली वो जो गुड्स है ना वो सी के थे ही नहीं, बी को लगा कि सी के थे, वो गुड्स थे डी के। किसके थे? डी के। सी ने एजेंट को ये बोला कि बोले देखो आप लोग समझ रहे हो ये गुड्स मेरे हैं, बट ये गुड्स मेरे नहीं हैं, ये डी के है। ऐसा सी ने एजेंट को बोला। एजेंट ने ये चीज अपने प्रिंसिपल को नहीं बोला। जब ये डी पैसे मांगने आया तो बी को शॉक लगा। बी ने क्या बोला सी को, अरे हम तो समझ रहे थे कि गुड्स तेरे हैं, तूने बोला क्यों नहीं कि तेरे गुड्स नहीं है? तूने क्यों बोला नहीं कि ये गुड्स डी के है? ये क्या बोला सी, मैंने तो आपके एजेंट को बोला था। बी बोला नहीं नहीं, एजेंट को बोला, वो कुछ लेना देना नहीं, मेरे को क्यों नहीं बोला? क्या यहां पर ये बी का कंटेंशन सही है क्या? नहीं। क्यों? एजेंट को बोला इसका मतलब प्रिंसिपल को बोला। ये पॉइंट समझाने के लिए उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पॉइंट छोटा सा रहता है बट उसको कॉम्प्लिकेट करके ऐसा केस लॉ एग्जाम्पल का वो बना सकते हैं। समझा क्या केस? एंड लास्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी फॉर एजेंट्स फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और टॉर्ट्स। एजेंट किसके लिए काम कर रहा? प्रिंसिपल के लिए। एजेंट ने नॉर्मल बिजनेस करते टाइम पर, प्रिंसिपल के लिए नॉर्मल बिजनेस करते टाइम पर अगर कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन किया, फ्रॉड किया, गलत काम किया, तो ऐसा समझा जाएगा कि वो गलत काम, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड किसने किया? प्रिंसिपल ने किया है। मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड बाय एजेंट in the course of their business for the principal have the same effect as if misrepresentation or fraud has been made, committed by the principal. ये कौन से काम के लिए एप्लीकेबल होगा? लेकिन सिर्फ जो एजेंट की ऑथोरिटी में है उन कामों में। अगर एजेंट ने अपने ऑथोरिटी के बाहर ही कुछ तो भी काम किया है तो उसके लिए तो वैसे ही प्रिंसिपल लायबल नहीं है। फिर उसमें वो मिसरिप्रेजेंटेशन करे, फ्रॉड करे, उसके लिए वैसे भी प्रिंसिपल लायबल नहीं रहेगा। दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड वगैरह बाय एजेंट विच डू फॉर मैटर्स डू नॉट फॉल विद इन देयर ऑथोरिटी डू नॉट अफेक्ट प्रिंसिपल।
ए के गुड्स थे वो बी नॉर्मली बेचता था, बी ने ये नॉर्मली बेचते टाइम पर एक पर्सन को सी को कुछ तो भी मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब यहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? voidable at the option of aggrieved party, that is C. तो contract is voidable as between B and C. ये यहां पर एक्चुअली इन्होंने अलग नाम लिया है, यहां पर B को प्रिंसिपल लिया है उन्होंने, A को एजेंट लिया है। तो B एंड C दैट इज प्रिंसिपल एंड C के बीच में वो voidable रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ C। मिस रिप्रेजेंटेशन किया भले एजेंट ने, बट मिस रिप्रेजेंटेशन किसने किया माना जाएगा? सॉरी, किया एजेंट ने बट माना जाएगा प्रिंसिपल ने। दूसरा वाला जो एग्जांपल दिया है, अच्छा इस वाले एग्जांपल में ना 48 में वहां पर ये ऑथोराइज्ड काट करके टोल्ड लिख लो, ऑथोराइज्ड वर्ड से कंफ्यूजन होता है। एंड लास्ट एग्जांपल, ए ये बी के शिप का कैप्टन था, बी की एक शिप थी, उसका कैप्टन था कौन? ए। मतलब ए कौन था? एजेंट था काइंड ऑफ बी का, राइट? ये शिप से वो लोग ट्रांसपोर्ट करते थे गुड्स को, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था उनका। बी प्रिंसिपल, ए एजेंट। एजेंट के पास में मिस्टर सी आया, मिस्टर सी ने गुड्स दिए नहीं, अभी गुड्स नॉर्मली शिप पर चढ़ाना पड़ता है। शिप पर चढ़ाने के पहले ही एजेंट ने क्या कर दिया? एक नोट लिख करके दे दिया कि हां गुड्स रिसीव्ड। ए ने क्या किया? गुड्स लिख करके दे दिया कि गुड्स रिसीव्ड, जबकि गुड्स शिप पर आए ही नहीं थे। यहां पर क्या होगा? ए द कैप्टन ऑफ बी शिप्स साइंस बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या है? अभी के लिए ये समझो कि इट इज अ डॉक्यूमेंट, ये बताने के लिए कि हाँ गुड्स हमारे यहां पर आ गए हैं, हमारे शिप पर आ गए हैं। विदाउट हैविंग रिसीव्ड ऑन बोर्ड द गुड्स मेंशन्ड देयरइन। ऐसे केस में बिल ऑफ लेडिंग जो है वो वॉइड रहेगा बिटवीन प्रिंसिपल एंड सी। वॉइड क्यों रहेगा? क्योंकि गुड्स आए ही नहीं, तो वहां पर इम्पॉसिबल है। वैसे तो वॉइडेबल, वैसे तो फ्रॉड है, पर ये परफॉर्म हो सकता है क्या? गुड्स आए ही नहीं तो इट इज वॉइड। थोड़े इनके एग्जाम्पल्स ये वाले सेक्शन में जो है ऐसा 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 करके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक दो बार अपन ने पढ़ा तो आपको ध्यान में रह जाएगा। चलिए, कोई डाउट, कोई दिक्कत? कल अपन इसको खत्म कर देंगे। चलो रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच।